गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा था, उसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या है कि हमेशा ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो भी रहेगा सामने उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमने इसकी एक रिएक्शन पढ़ ली थी कि ये क्या करता है, इट ऑक्सीडाइज फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट। ठीक है, Fe+2 को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, Fe+3 में। तो इस ये हमेशा रिडक्शन पार्ट रहने वाला है, रिडक्शन हाफ रहने वाला है, उसकी बैलेंस इक्वेशन हमेशा यही बनेगी। ऑक्सीडेशन हाफ आपका हर क्वेश्चन में चेंज होता चला जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को दोनों को बैलेंस कर लेंगे, फिर दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, एक हमने फर्स्ट पढ़ ली थी। सेकंड है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज H2S टू सल्फर। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन आपने लिखनी है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट तो पता ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें जो क्रोमियम होगा वो किसमें, Cr2O7 नेगेटिव हमेशा क्रोमियम +3 में जाएगा। इसकी जो रिडक्शन हाफ है वो हमेशा यही बनेगी, कल कर लिया था हमने ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि H2S को किस में ऑक्सीडाइज करा है, सल्फर में। H2S को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर में, आपने याद रखना है। ठीक है, Fe+ को फेरस को किस में कन्वर्ट करता है, फेरिक में। Fe+2 को Fe+3 में। H2S को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर में। ये हमें याद रखना है। बस इतना याद रहने के बाद तो क्या, अब इसको बैलेंस कर लोगे, वो आपको पता ही है, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, -2 में, -2 से 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, इसको बैलेंस कर लेंगे। सल्फर एटम बैलेंस करेंगे सबसे पहले तो, एक सल्फर यहाँ पे एक यहाँ, यानी ऑलरेडी बैलेंस है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ -2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थे, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसने यहाँ जाने पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो हमने क्या लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। क्लियर है, तो ये बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन इसमें है नहीं, हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ हाइड्रोजन थे नहीं तो हमने 2H+ लगा दी। ये सब आपको आता है, इसीलिए मैं नहीं करके दिखाऊंगी। ठीक है, बैलेंसिंग हम 11th क्लास में सीख चुके हैं। तो H2S में सल्फर में कन्वर्ट हो गया, उसको हमने क्या करा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस कर लिया। अब देखें यहाँ पे कितने, रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यही हमने किया, मल्टीप्लाई करके 3 से दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई। जब ऐड करेंगे तो दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो वो कैंसिल करके हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम एक साइड कर लेंगे जो भी कॉमन चीजें हैं। जैसे ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास इधर 14H+ आ रहे हैं, इधर हमारे पास 6H+ आ रहे हैं, और तो कुछ कॉमन ही नहीं है दोनों साइड में। तो क्या करेंगे, H+ को एक तरफ लिख लेंगे, तो ये इधर चले जाएंगे, तो ये 8H+ बन गए, प्लस Cr2O7 प्लस 3H2S प्लस चेंजेस टू 2 क्रोमियम +3 7H2O 3 सल्फर। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको H2S को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फर में। ये इसकी ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट ऐसे है कि K2Cr2O7 जो होता है ऑक्सीडाइज करता है I- को I2 से। तो वही ओवरऑल हमें रिएक्शन लिखनी है, तो रिडक्शन हाफ हमेशा वही रहने वाला है। ये ऑक्सीडेशन आपको याद रखना है, ये I- को I2 में करेगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लोगे तो दोनों को ऐड कर देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट का मतलब क्या है, KCrO4। ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, Cr2O7 2 नेगेटिव। ये हमारा पोटेशियम क्रोमेट है, इसको क्या लिख सकते हो आप, Cr2O4 नेगेटिव। तो इनका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है। ये है हमारा क्रोमेट आयन, और Cr2O7 2 नेगेटिव क्या हमारा डाइक्रोमेट आयन। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर है। Cr2O4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये रहा, यहाँ पे क्या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ऑक्सीजन वैसे डबल बॉन्ड बनाता है, हमेशा बाइवेलेंट है ना, तो यहाँ पे सिंगल से हमने इसको शो कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है Cr2O4 2 नेगेटिव का। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है डाइक्रोमेट का। ये रहा डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। तो इसमें क्या रहेगा, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, 3 इधर हो गए, यहाँ पे इस क्रोमियम के पास 3 ऑक्सीजन इधर। जो 7वां ऑक्सीजन होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों शेयर कर लेंगे, ये क्रोमियम और ये क्रोमियम आपस में शेयर कर लेंगे, तो ऐसे ब्रिजिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डाइक्रोमेट आयन है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ही क्रोमियम जो है इंडिविजुअली अलग अलग, तो ये कैसे है, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में है ना। इसको आप देखो तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, एक ही हाफ देखोगे तो ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल यूनिट एक तरीके से ज्वाइंड है बाय 1 ऑक्सीजन एटम। 2 टेट्राहेड्रल यूनिट एक ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रही है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है, -2 पर इनका चार्ज हो गया, 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग 1 ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम पर मैग्नेट। जैसे हमने डाइक्रोमेट पढ़ा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा था, एक हमें और पढ़ना है पोटेशियम पर मैग्नेट। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, KMnO4। इसको कैसे लिख सकते हो आप,
MnO4 नेगेटिव लिख सकते हैं इसको। पोटेशियम एल्कली मेटल है ना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, तो इसको या तो आप KMnO4 लिख दो या इसको आप MnO4 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्या है ये, इसको बोल दोगे पोटेशियम पर मैग्नेट और ये क्या हो जाएगा, मैग्नेट आयन, ये मैग्नेट आयन बन गया। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन है हमारे पास, प्रिपरेशन रिएक्शंस दोनों की ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, प्रिपरेशन क्या, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पायरोलुसाइट ओर, ये जो KMnO4 है ये किससे बनता है, पायरोलुसाइट ओर से बनता है। नाम बड़ा है बट फॉर्मूला बिल्कुल छोटा सा है, MnO2 मैग्नीज की ओर है। सबसे पहले MnO2 को रिएक्ट कराते हैं KOH और ऑक्सीजन के साथ, तो K2MnO4 बनता है। ठीक है, अब K2MnO4 से हम बनाएंगे KMnO4, हमें KMnO4 प्रिपेयर करना है ना, तो K2MnO4 से हम बनाएंगे KMnO4। पहला स्टेप हमारा हो ही चुका है जिसमें हमने पायरोलुसाइट ओर को कन्वर्ट कर लिया K2MnO4 में। अब इससे हमें बनाना है KMnO4, उसके लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट क्या है कि आप K2MnO4 को H2 और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ तो ये KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में KOH ऑक्सीजन निकलेंगे। दूसरा क्या तरीका है, या तो ये रिएक्शन करा दो सेकंड नंबर वाले, या क्या करो इस K2MnO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है भाई सेकंड स्टेप में हम ये भी कर सकते हैं और ये भी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा दें हम K2MnO4 की। तो K2MnO4 एक्वस सोल्यूशन लेंगे, K2MnO4 का एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर भी रहेगा, तो ये दोनों आयनाइज हो जाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, टूटेंगे अपने आयंस में, तो ये कैसे ब्रेक होगा, 2K पॉजिटिव प्लस MnO4 2 नेगेटिव, वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है तो एनोड और कैथोड की रिएक्शंस होंगी। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस कौन करेगा, एनायन करेगा, तो यहाँ पे दो एनायन है हमारे पास, इन दोनों में किसी एक की ऑक्सीडेशन होगी तो इस वाले पार्ट की ऑक्सीडेशन होगी। MnO4 2 नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज इनटू MnO4 नेगेटिव। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कितनी है, निकाल लोगे आप, +6 आएगी, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया +7 में, MnO4 नेगेटिव बन गया। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन होगी इसकी तो ये MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पर मैग्नेट आयन जो हम बनाना चाहते थे वो बन जाएगा। ठीक है, तो पर मैग्नेट आयन या तो हम इस स्टेप से हमने बनाया कि वाटर ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा दिया, या हमने क्या किया इस K2MnO4 की एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, तो एनोड पे हमारे पास पर मैग्नेट आयन बन जाएगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो इस H पॉजिटिव का रिडक्शन हो जाएगा, वही 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस, कैथोड पे H2 गैस निकल जाएगी। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन हुई। कितने स्टेप की प्रिपरेशन है, 2 स्टेप की। फर्स्ट स्टेप तो यही रहने वाला है, सेकंड स्टेप में ऑप्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन करा सकते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो आपने दोनों ही करनी है पेपर में, दोनों याद रखनी है। यहाँ पे लिख देना है और करके कि सेकंड स्टेप में या तो ये कर लेंगे या इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन और करके। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की। KMnO4 की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहला तो कलर। पोटेशियम पर मैग्नेट इज अ डीप पर्पल कलर। ये कैसा होता है, इसका कलर डीप पर्पल कलर होता है। एक्ट एज एन इंडिकेटर, जो हम लैब में हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे वहां पे हमने पर्पल कलर का पोटेशियम पर मैग्नेट बनाया था, टाइट्रेशन की थी, आपको याद हो तो। ठीक है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट था वहां पे, वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। एज इंडिकेटर भी ये टाइट्रेशन में यूज होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का तो इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या है कि इसको पर मैग्नेट आयन को आप हीट करते हो तो वापस से K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। आपको पता है KMnO4 कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेम बात है कि यहाँ पे जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की क्या होती है, 7 ही होती है मैक्सिमम, और यहाँ पे ऑलरेडी ये +7 में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज करेगा तो बढ़ा तो सकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक ही ऑप्शन है, डिक्रीज कर सकता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसको रिड्यूस ही होना पड़ेगा। ये खुद रिड्यूस होगा, इसका मतलब इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है ये, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्चुअल कोर्स ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ पर मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। क्या कह रहा है कि हमेशा ये एक्ट तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही करेगा, बट ये किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा, इसका मोड ऑफ ऑक्सीडेशन कैसा होगा, ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने इसको कौन से मीडियम में इसकी रिएक्शन कराओगे। ठीक है, वो एसिडिक मीडियम में लेके चलोगे आप, न्यूट्रल में, या एल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम में आप लेके चलोगे। तो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है आपका, उसके हिसाब से इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग अलग होगी। हमेशा होगा ही ऑक्सीडाइज ही, बट किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा वो डिपेंड करता है कि हम इसे कौन से मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। लेकिन जो हमने पीछे पढ़ा था
K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन उसमें कोई वो नहीं होता कि उसका मीडियम क्या है, लेकिन यहाँ पे मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है मोड ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है,